जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि किस तरह से पाको बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे परवीन की मौत का काफ़ी गहरा सदमा लगता है, जिसके कारण बर्डन उसके घर पर उसे छोड़ देते हैं, जहाँ पर उसकी रोबोट उसका अच्छी तरह से ख्याल रखती है। उसके बाद बर्डन फैसला करते हैं कि मिस्सू की जगह अब उसका रोबोट लेगा, लेकिन उसका रोबोट उसकी जगह लेने से मना कर देता है, ये बोलकर कि मिस्सू ने मुझसे खुद कहा था कि भले ही मुझे एक बार कुछ हो जाए, लेकिन परवीन को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि परवीन ही है जिसके कारण लोग खुश रहते हैं। इसलिए जब कभी मुझे कुछ हो जाए तो मेरी जगह परवीन बनना, ना कि मिस्सू, ताकि लोग हमेशा खुश रहें। और ये सब सुनकर बड़े एकदम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि मिस्सू ने मरते मरते समय पर भी लोगों के बारे में सोचा, ना कि खुद के बारे में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सभी परवीन मिलकर मिस्सू के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर वो क्या देखता है कि उसके घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और ये सब देखते हुए परवीन अपने घर में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने घर में लैंड होता है। और उसकी मॉम जब परवीन को देखती है तो उसे देखकर एकदम से कहती है कि देखो ना परवीन, ये सब मुझसे क्या मजाक कर रहे हैं कि मिस्सू खाई से नीचे गिर गया, बोलो ना ये सब झूठ है। और मॉम की इस तरह की बात सुनकर रोबोट एकदम इमोशनल हो जाता है और वह सिर झुका लेता है और एकदम से धीमी आवाज़ में कहता है कि वो सब सच कह रहे हैं, मैं उसे नहीं बचा पाया। और ये सब सुनकर मिस्सू की मॉम एकदम बेहोश हो जाती हैं। और रोबोट जब अपनी मॉम को बेहोश देखता है तो वह उसे अपनी गोद में ले लेता है और कहता है कि मॉम मॉम आंखें खोलिए, आपको हुआ क्या है। कि तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और ये सब देखकर एकदम चौंक जाते हैं। अब आगे सभी के सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि मिस्सू की मॉम परवीन की गोद में होती हैं जो बेहोश हो चुकी होती हैं। और तभी मिस्सू के डैड उसके पास आकर एकदम से कहते हैं कि परवीन ये सब तुम क्या बोल रहे हो, भला तुम्हारे होते मिस्सू को कुछ हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये सब सुनकर परवीन एकदम रोने लगता है और वह कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ कि मैं उसे नहीं बचा पाया, मैं उसका अच्छा दोस्त था लेकिन फिर भी मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया। और ये सब कहकर वो रोने लगता है। और ये सब देखकर मिस्सू का डर उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वह एकदम से अपनी पत्नी को उसकी गोद से उठाकर अपनी गोद में रख लेते हैं और कहते हैं कि दूर हटो मेरी पत्नी से, और आज के बाद मेरी पत्नी को कभी भी मॉम मत बोलना, जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और वे सब बोलकर परवीन को दूर कर देते हैं। फिर मिस्सू के डैड अपनी पत्नी को गोद में उठाकर उसे अपने कमरे में ले आने लगते हैं। और ये सब देखकर सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं कि अभी अभी मिस्सू के डैड ने परवीन से क्या क्या बोला है। फिर परवीन वहाँ से बाहर जाने लगता है सभी लोगों के साथ और वह घर के बाहर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि परवीन तुम दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान हम सब ने देखा था कि वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आई, हम पर ये जानलेवा हमला किसने किया था और आखिर क्यों। और ये सुनकर तभी मिचिको कहती है मुझे लगता है ये हमला मिस सुमेरी की वजह से हुआ है। और ये सुनकर सारे लोग एकदम चौंक जाते हैं और एकदम से कहते हैं क्या। तो तभी मिचिको कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ क्योंकि तुम तो जानते हो कि मिस सुमेरी कितनी बड़ी आइडल है और उसके कितने सारे दुश्मन हो सकते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। और मिचिको की इस तरह की बात सुनकर सभी लोग उस पर ट्रस्ट नहीं लगते हैं कि मिचिको शायद जो कुछ कह रही है एकदम ठीक कह रही है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मिस सुमेरी कितनी बड़ी आइडल है और उसके तो कितने सारे लोग दुश्मन हो सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। और ये सब सुनकर तभी रोबोट एकदम गुस्सा हो जाता है और वह मिचिको पर चिल्लाते हुए एकदम से कहता है कि मिचिको ये सब तुम क्या कह रही हो, भला इसमें मिस सुमेरी की क्या गलती है। तो परवीन की बात सुनकर एकदम मिचिको कहती है तुमने ठीक से शायद सुना नहीं परवीन, मैंने क्या बोला कि मिस सुमेरी काफ़ी बड़ी आइडल है और उसके तो बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। और ये सब सुनकर रोबोट को काफ़ी गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहता है ये सब झूठ है, दरअसल सच बात तो ये है ये सारा का सारा हमला तुम सभी लोगों पर हुआ था। और परवीन की इस तरह की बात सुनकर सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं कि परवीन ये सब क्या कह रहा है। तो उन सभी की बात सुनकर परवीन कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये सब सच है, ये सारा का सारा हमला आप लोगों पर ही हुआ था और ये सब हमला डॉक्टर ऑक्टोपस ने किया था, जिसकी वजह से मेरा दोस्त हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। और ये सब बोलकर परवीन एकदम इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और परवीन को इस तरह रोता हुआ देखकर परवीन उसके कंधे पर हाथ रख लेता है और कहता है कि परवीन तुम शांत हो जाओ, रो मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वह उसे एक जगह बैठा देता है। फिर पायन सभी लोगों को बताता है कि ये सारा का सारा हमला डॉक्टर ऑक्टोपस ने करवाया था, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं।
और पायन की बात सुनकर फिर सभी के सभी लोग अपने बीते हुए समय को याद करने लगते हैं कि आज से कुछ साल पहले डॉक्टर ऑक्टोपस ने क्या क्या किया था। उन सभी लोगों के साथ उसने ऑक्टोपस के जरिए सभी लोगों को गुलाम बना लिया था, और जब वह वापस आ चुका है तो पता नहीं अब क्या होगा। और ये सब सोच कर वे सारे के सारे लोग काफ़ी डरने लगते हैं कि तभी पायन उन्हें समझाते हुए कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ऑक्टोपस अब जिंदा नहीं है क्योंकि वो मर चुका है। और ये सब सुनकर सारे लोग एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या? तो पायन कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि जब पायन और डॉक्टर ऑक्टोपस की फाइट हुई थी तो उस दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस एक्सीडेंटली खाई में गिर गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी है और वहाँ से बच पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है वो मर चुका है, इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पायन की इस तरह की बात सुनकर सभी लोगों को थोड़ी तसल्ली होती है कि पायन जो कह रहा है काश ये बात सच हो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस शहर के लिए कितना बड़ा खतरा था कि परवीन ने उसे कितनी मुश्किल से उसे जेल में डाला था। लेकिन साथ में उन सभी लोगों को एक बात का अफसोस हमेशा रहता है कि उन सभी का सबसे अच्छा दोस्त में से उन लोगों के बीच में नहीं रहा जो उनके लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था और उनकी मदद के लिए परवीन को हमेशा उनके पास बुलाता था। लेकिन साथ में सभी लोगों को ये भी पता होता है कि परवीन को सबसे ज़्यादा दुख है, क्योंकि परवीन निस्सो का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसका उसको तकलीफ भी सबसे ज़्यादा होगी। और उसके बाद वे सारे लोग एक एक कर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर ऐसे ही करते करते अंधेरा हो जाता है, जहाँ पर परवीन अपनी खिड़की से अपनी मॉम को देख रहा होता है और कहता है कि मॉम, मेरी वजह से आपको जो प्रॉब्लम हुई है मैं वादा करता हूँ मैं उसे एकदम ठीक कर दूँगा, बस एक बार आप ठीक हो जाइए। और तभी पायन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि रोबोट, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर जो फीलिंग है असली मिसू जैसी है, और मैं इस वक्त समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ इस तरह से खड़ा रहने से कुछ नहीं हो सकता, चलो तुम मेरे साथ। और वह ये सब बोलकर वह उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद सीन शूट होता है अगले दिन का। अगले दिन सभी लोगों को पता चल जाता है कि परवीन का दोस्त जो मिस्सो का सबसे अच्छा गहरा दोस्त था, जो उसके लिए दोस्त से भी बढ़कर था, वो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहा। और ये सारी बातें सारी की सारी मीडिया में पता चल जाती हैं और मीडिया वाले इस खबर को तुरंत छाप देते हैं। और ये सब खबर पढ़कर काफ़ी लोग तो परवीन का इसकी गलती के जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि वह उसका सबसे गहरा दोस्त था और उसके बुलाने से वह हमेशा आता था, तो वह अपने दोस्त की ठीक समय पर मदद करने क्यों नहीं आ पाया जब उसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर परवीन सभी लोगों के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है। और जब पायन, भूवी, परवीन तीनों के तीनों मिलकर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि पाको वहाँ पर नहीं होती है। आप सभी को तो पता है कि पाको की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए पाको की रोबोट उसका ध्यान रख रही थी। लेकिन जब परवीन सभी लोगों के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है तो तभी कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं, देखो देखो, ये वही परवीन है, ये तो वही परवीन है ना जो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया और वह सारे शहर की रखवाली कर रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो अपने दोस्त की हिम्मत नहीं कर पाया तो वो वाला शहर की रखवाली कैसे करेगा। और ये सब बोलकर वह उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब रोबोट ये सब सुनता है तो वो एकदम से रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और ये सब देखकर बूढ़ी को काफ़ी गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर उस आदमी के पास जाता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, जहाँ पर ठीक समय पर पायन नीचे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि बूबी, तुम ये सब क्या कर रहे हो। और पायन की इस तरह की बात सुनकर बूबी एकदम से कहता है, ये परवीन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, इसलिए मैंने उसे उठाकर फेंका, इसे क्या पता परवीन के रोड पर क्या बीत रही है, इसे तो बस मनमर्जी बातें करवा दो और कुछ नहीं। और बूबी की बात सुनकर पायन उसे कहता है, हाँ बूबी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन ये सब गलत है। अगर तुम इस तरह से सभी लोगों को फेंकते रहोगे तो तुम्हारी क्या इमेज रह जाएगी पूरे शहर में। और पायन की बात सुनकर बूबी कहता है, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, जो होता है उन्हें दो, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जो परवीन के बारे में उल्टा सीधा बोलें। और ऐसा कहकर बूबी वहाँ से चला जाता है रोबोट के पास, जहाँ पर वो देखता है कि रोबोट वहाँ पर मौजूद नहीं है जहाँ पर वह उसे छोड़कर गया था। उसके बाद पायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह उस आदमी को समझा रहा होता है कि उसे कोई हक नहीं है परवीन के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोलने की। अगर तुमने फिर कभी परवीन के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें बूबी के सामने फेंक दूंगा। और ऐसा सुनकर वह आदमी बहुत डर जाता है और वह कहता है,
कि सॉरी 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 पायन, सॉरी 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 पायन, मुझे मुझे बूबी के सामने मत फेंकना, मुझे बूबी के सामने मत फेंकना। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी भी पायन के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा। और वह इतना कहकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद बूबी पायन के पास आता है और उससे कहता है कि रोबोट कहाँ पर है, वो मुझे नहीं मिल रहा। और ये सब सुनकर पायन एकदम चौंक जाता है और उसे कहता है देखो यहीं कहीं होगा। तो बूबी कहता है मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। और ये सब सुनकर पायन काफ़ी डर जाता है और वह बूबी से कहता है फिर तो हमें किसी भी तरीके से रोबोट को ढूंढना पड़ेगा, कहीं वह इमोशनल में आकर कुछ करना ले अपने आप को। और वह इतना कहकर वे दोनों के दोनों उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद सीन शुरू होता है। मिस मेरी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस मेरी की रोबोट उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रही होती है। जहाँ पर सुमेरी की हालत पहले से ज़्यादा सुधर चुकी थी। और उसी वक्त वहाँ पर उसकी रोबोट आ जाती है, जिसे देखकर सुमेरी कहती है कि रोबोट तुम थोड़ा आराम कर लो, अगर तुम इस तरह से काम करती रहोगी तो तुम बीमार पड़ सकती हो। और सुमेरी की इस तरह की बात सुनकर रोबोट कहती है तुम ठीक हो जाओगी तो मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगी, तो मेरी बारे में चिंता मत करो। तो सुमेरी कहती है तुम चिंता मत करो रोबोट, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम जाओ। और सुमेरी की बात सुनकर रोबोट वहाँ से चली जाती है उसकी दवा लाने के लिए। उसके बाद सुमेरी खड़ी होकर खिड़की के पास जाने लगती है और वह आसमान की तरफ देखने लगती है। और वह क्या देखती है कि आसमान में उसे पवन की एक प्यारी सी छवि नजर आती है। और उसे देखकर वह एकदम से कहती है ओ परमैन तुम कितने प्यारे हो, भले ही तुम मेरे साथ ना हो लेकिन तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी और इन यादों के सहारे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकती हूँ। और वह ये सब कहकर उन सभी पलों को याद करने लगती है जब परमैन और पाको एक दूसरे से मिलते थे और वह कभी कभी एक दूसरे से झगड़ने लगते थे, जहाँ पर लास्ट में परमैन को ही हार माननी पड़ती थी। और ये सब देखकर पाको मुस्कुराने लगती है और वह एकदम से कहती है कि परमैन भले ही तुम मेरे साथ ना हो लेकिन एक बात मैं तुम्हें हमेशा बोलना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और ऐसा कहकर सुमेरी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और उसी समय पर वहाँ पर उसकी रोबोट आ जाती है, जिसे देखकर रोबोट एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सुमेरी ये तुम क्या कर रही हो, बड़ी मुश्किल से तुम ठीक हुई हो और तुम फिर से अपनी तबीयत बिगाड़ना चाहती हो, वो भी खिड़की के पास खड़ी होकर, चलो यहाँ से। और वह इतना कहकर उसे हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेटाने के लिए ले जाती है और एकदम से कहती है अगर तुम यहाँ से उठी तो तुम मेरा दूसरा रूप देखोगी। और अपने रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमेरी एकदम से चौंक जाती है और एकदम से कहती है कि कौन सा रूप। तो उसकी रोबोट उसके सामने अपना परमिशन निकालती है और उसके सामने पाको बन जाती है और कहती है यह है दूसरा रूप जिसके सामने अच्छे अच्छे कांपते हैं, जानती हो ना। और अपनी रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमेरी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि रोबोट ये तो बहुत खतरनाक है, इसकी तो बात मुझे माननी पड़ेगी वरना ये मेरी हालत ख़राब कर देगी। और ये सब कहकर वह हंसने लगती है। और सुमेरी को इस तरह हंसते हुए देखकर रोबोट को खुशी मिलती है और रोबोट कहती है चलो तुम आराम करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम करने हैं। और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। पवन के रोबोट को दिखाया जाता है। पवन का रोबोट एक रास्ते के बीच से निकल रहा होता है और वह एकदम से पवन की मूर्ति को देखता है, जिस मूर्ति पर काफ़ी दाग लगे हुए होते हैं और कुछ तो टमाटर और प्याज के छिलके होते हैं जो लोगों ने मारे थे, क्योंकि सबको पता था वह अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था, इसीलिए सभी लोगों ने ये सोचकर उसकी मूर्ति पर भड़ास निकाली थी। और रोबोट पवन की मूर्ति को देखकर अपने मन में कहता है काश उस दिन तुम्हारी जगह पर मैं मर जाता तो अच्छा रहता, कम से कम आज मुझे इतना सब नहीं सुनना पड़ता। तुम बहुत चालाक हो, हर बार हमेशा मुझे फंसा कर चले जाते थे। मैं जब तुमसे परमानेंट बनने की जिद करता था तो तुम मुझसे हमेशा मना करते थे, लेकिन आज तुम मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए जहाँ पर आज परमानेंट को सभी लोग नफरत करते हैं। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। और वह इतना कहकर उस मूर्ति के गले लगकर रोने लगता है और उसे रोता हुआ देखकर तभी वहाँ पर पायन आ जाता है और वह कहता है कि रोबोट मैंने तुमसे कितनी बार बोला, इस तरह से पायन को याद करने से कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा तुम पायन की जगह पर पेट्रोलिंग करो और अच्छी तरह से मन लगाकर ड्यूटी करो। और ऐसा सुनकर रोबोट कहता है लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उस जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि परमैन की जगह पर कोई नहीं ले सकता, ना ही मैं और ना ही मिस्सो। तो पायन कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन समय के साथ
सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने ये बात पहले भी बोली थी और अभी भी बोल रहा हूँ। चलो यहाँ से, अब शाम बहुत हो चुकी है। और यह सुनकर रोबोट कहता है कि पायान तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। और वह इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। और उसे जाते हुए देखकर पायन वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। पवन अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वह दरवाजे का डोरबेल बजाता है। और डोरबेल बजने की वजह से वहाँ पर गांको बाहर आ जाती है। और गांको जब परवीन को देखती है तो एकदम शॉक हो जाती है और एकदम से कहती है कि परवीन। तो रोबोट कहता है कि गांको मुझे मॉम से मिलना है। तो गांको कहती है कि मेरे डैड ने मुझसे मना किया है तुम्हें मिलने के लिए मॉम से। और ऐसा सुनकर रोबोट कहता है ओ अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बताओ कि मेरी मॉम अब कैसी है। और गांव कहती है कि मेरी मॉम ठीक है पहले से, लेकिन अभी भी वह भैया को नहीं भूल पाई। और वह जब भैया की फ़ोटो देखती हैं तो वह उसे देख कर काफ़ी रोने लगती हैं। और रोबोट ये सब सुनकर इमोशनल होने लगता है और कहता है ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं नहीं होता तो ये सब नहीं होता। और तभी वहाँ पर मिस्टर को डर आते हैं और वो देखते हैं कि गांव को दरवाजे के बाहर किसी से बात कर रही है। और वह उसके पास जब जाकर देखते हैं तो एकदम चौंक जाते हैं और एकदम से कहते हैं कि परवीन तुम। और अपने डैड को इस तरह से देखकर गांको और रोबोट दोनों एक साथ चौंक जाते हैं। और ये सब देखकर मिस्टर को डैड एकदम गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में आकर एकदम से कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि तुम मेरे परिवार के किसी भी मेंबर से नहीं मिल सकते। और मेरे मेंबर को तो छोड़ो, मेरे घर के आसपास तक नहीं भटकना। मैंने तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती क्या। और अपने डैड की इस तरह की बात सुनकर रोड कहता है मैं तो सिर्फ मॉम का हालचाल पूछना आया था कि मॉम कैसी है। तो मिस्टर को डैड गुस्से में कहते हैं मेरी पत्नी एकदम ठीक ठाक है, लेकिन जब तक तुम उसके सामने घूमते फिरते रहोगे तब तक वह ठीक नहीं रहेगी, इसलिए जाओ यहाँ से और कभी भी यहाँ पर आना मत। और ऐसा सुनकर मिस्टर का रोबोट एकदम इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसे देखकर गांको को काफ़ी बुरा लगता है कि परवीन रो रहा है सिर्फ उसके डैड की वजह से, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और अपने डैड की इस तरह की बात सुनकर मिस्टर का रोबोट वहाँ से जाने लगता है। और उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर की मॉम आ जाती हैं और वह देखती हैं कि मिस्टर के डैड किस तरह से परवीन से बर्ताव कर रहे हैं, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और ये सब देखकर वह मिस्टर के डैड के पास आती है और एकदम से चिल्लाकर कहती है ये तुम क्या कर रहे हो परवीन के साथ, जबकि परवीन की इसकी में कोई गलती नहीं है। और अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर एकदम परवीन अपनी जगह पर रुक जाता है और वह एकदम से पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी मॉम उसके सामने खड़ी हुई होती हैं। और उसकी मॉम एकदम से उसके सामने आती हैं और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले आने लगती हैं और कहती है चलो बेटा घर पर, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, मैंने तुम्हारे लिए मनपसंद चीज़ें बनाई हैं जो तुम्हें काफ़ी पसंद है। और ऐसा सुनकर सभी सभी एकदम चौंक जाते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है डॉक्टर ऑक्टोपस की लेबोरेटरी का, जहाँ पर सब कुछ टूटा बिखरा पड़ा हुआ रहता है, जिसे देखकर एक अनजान शख्स आता है और वह एकदम से कहता है कि परवीन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायोनारा।